आज की कहानी एक ऐसी फिल्म की है जो आपका दिमाग हिला देगी। क्रिएटिविटी, टाइम ट्रैवल, रोमांस, मिस्ट्री, साइंस फिक्शन, सस्पेंस, सब कुछ एक ही जगह पर मिलेगा। सुनने में भले ही ये ओवरलोड लगे, लेकिन सच कहूँ, मैंने जितनी भी फिल्में देखी हैं, ये पहली बार है कि इतनी सारी शैलियों को एक साथ लेकर भी फिल्म ने अच्छा काम किया है। और सबसे खास बात, ये एक नई फिल्म है, तो दिमाग तैयार रखो। कहानी की शुरुआत मियुकी नाम की एक लड़की से होती है, जो अपने घर में अकेली बैठी खुद से बातें कर रही होती है। वह खुद से कहती है कि टाइम लूप खत्म हो चुका है और अब उसकी 10 साल पहले वाली खुद यहाँ आने वाली है। उसके हाथ में एक किताब होती है जिसका नाम है टाइम के पार कूदने वाली लड़की। वह लंबे समय तक बैठी रहती है, लेकिन उसका पुराना रूप नहीं आता और तभी अचानक सीन बदलता है और समय 10 साल पीछे चला जाता है। अब मियुकी एक 12वीं की साधारण स्टूडेंट है। 1 जुलाई को उनकी क्लास में जैक नाम का नया ट्रांसफर स्टूडेंट आता है। 2 दिन बाद एक सुबह मियुकी क्लास से बाहर निकलती है। तभी क्लास मॉनिटर माइकल उसे रोकता है और कहता है कि वह लाइब्रेरी में एक किताब वापस कर दे। मियुकी मना नहीं करती और किताब लौटाने लाइब्रेरी चली जाती है। लेकिन जैसे ही वह लाइब्रेरी में पहुंचती है, एक अजीब घटना होती है। अचानक कमरे में तेज हवा चलती है और उसके सामने जैक अचानक कहीं से प्रकट हो जाता है। मियुकी उसे देखकर हैरान रह जाती है और तुरंत उससे पूछती है कि वह अचानक यहाँ कैसे आ गया। जैक कहता है कि उसके पास रहने की जगह नहीं थी, इसलिए वह कल स्कूल के बाद यहीं आ गया था। फिर वह मियुकी की याददाश्त मिटाने की कोशिश करता है। उसके हाथ से रोशनी निकलती है, जिससे साफ होता है कि उसके पास सच में कोई खास शक्ति है। लेकिन तभी वह अचानक रुक जाता है और जैसे कुछ समझ जाता है। फिर मियुकी से कहता है कि क्या वह उसकी गाइड बनेगी। यह सुनकर मियुकी और भी कंफ्यूज हो जाती है और पूछती है कि क्या वह यहाँ घूमने आया है। लेकिन जैक बताता है कि वह असल में साल 2311 से यानी भविष्य से आया है और यहीं से दोनों की कहानी शुरू होती है। उस दिन के बाद से दोनों हर समय साथ रहने लगते हैं। मियुकी उसे इस समय के बारे में सब कुछ दिखाती है और भविष्य के बारे में उससे कई सवाल पूछती है। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। एक दिन जैक एक हाईटेक डिवाइस निकालता है जिसमें से 2 गोलियां निकलती हैं। वह बताता है कि ये टाइम ट्रैवल करने वाली दवाइयां हैं जिनकी मदद से वह इस समय में आया है। मियुकी भी एक गोली मांगती है, लेकिन जैक मना कर देता है। वह कहता है कि अगर कोई अनुभवहीन व्यक्ति इसका इस्तेमाल करता है तो टाइम पैराडॉक्स हो सकता है, जिससे कारण और परिणाम का संतुलन बिगड़ जाएगा और यहाँ तक कि पूरा ब्रह्मांड भी नष्ट हो सकता है। इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना चाहिए। लेकिन फिर वो कुछ सोचकर मियुकी को एक गोली दे देता है और कहता है कि इसे सिर्फ सबसे जरूरी समय पर ही इस्तेमाल करना। वो बताता है कि ये गोली खास उसी के लिए बनाई गई है। मियुकी इसे इस्तेमाल करेगी तो वो सिर्फ 10 साल आगे जा पाएगी, वो भी सिर्फ 10 सेकंड के लिए। मियुकी हैरानी से पूछती है कि सिर्फ 10 सेकंड में ऐसा क्या हो सकता है। तब जैक कहता है कि शायद वही पल सबसे ज्यादा अहम होने वाला है। यहीं से समझ आता है कि फिल्म की शुरुआत में जो 10 साल बाद वाली मियुकी थी वह सच थी। अब सवाल ये है कि जैक असल में कौन है और वह मियुकी के पास क्यों आया है। स्कूल में जैक मियुकी से थोड़ा दूरी बनाकर रखता है, शायद शर्म की वजह से। लेकिन स्कूल के बाद दोनों साथ में समय बिताते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, केबल कार में बैठते हैं और साथ में खूबसूरत नजारे देखते हैं। मियुकी उसे वो सब करवाती है जो उसके लिए सबसे रोमांटिक होता है। कभी कभी जब उनके क्लासमेट उन्हें देख लेते हैं और मजाक उड़ाते हैं तो जैक सीधे उनकी याददाश्त मिटा देता है। एक दिन मियुकी देखती है कि जैक एक किताब पढ़ रहा है। वह उससे पूछती है कि उसमें क्या खास है। जैक कहता है कि वह उसे इसके बारे में नहीं बता सकता, वह बस इतना बताता है कि इसी किताब को पढ़कर वह इस समय में पहुंचा है। जैक कहता है कि यह एक स्कूल की कहानी वाली किताब है जो उसे एक एंटीक शॉप में मिली थी और इस किताब की कहानी इसी समय पर आधारित है, इसलिए वह इस युग को देखने के लिए यहाँ आया है। मियुकी की जिज्ञासा बढ़ जाती है और वह उससे भविष्य के बारे में जानना चाहती है। इस पर जैक हल्की झिझक के साथ कहता है कि तकनीक बहुत आगे निकल चुकी है, लेकिन सब कुछ उतना अच्छा नहीं है। उसकी बातों से लगता है कि भविष्य उतना अच्छा नहीं है, शायद उसके इस समय में आने के पीछे कोई और कारण भी है। इसी तरह 19 दिन बीत जाते हैं। फिर सीन बदलता है और लैंप फेस्टिवल का दिन आता है। उस रात दोनों अच्छे कपड़े पहनकर घूमने निकलते हैं, खाते पीते हैं और खूब मस्ती करते हैं। लेकिन उस रात एक अजीब बात होती है। जब जैक एक शूटिंग गेम में बहुत मग्न था, तभी माइकल दौड़ता हुआ आया और बोला कि फायरवर्क्स का शो शुरू होने वाला है, जल्दी जाकर जगह पकड़ लें। जैक पहले तो जाना नहीं चाहता था क्योंकि वह गेम में बहुत मजे ले रहा था, लेकिन माइकल ने उससे कुछ कहा और वह तुरंत वहां से चला गया। थोड़ी देर में फायरवर्क्स शुरू हो गए। दोनों हाथ पकड़कर खड़े थे और अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल को जी रहे थे। अगली सुबह स्कूल पहुंचते ही मियुकी को पता चलता है कि जैक पास के एक पुराने टूटे फूटे स्कूल बिल्डिंग में जाने वाला है। वह उसे रोकती है और कहती है कि वो जगह बहुत खतरनाक है, लेकिन जैक कहता है कि वह भविष्य से है, उसे कुछ नहीं होगा। मियुकी जानती थी कि जैक थोड़ा अलग है, इसलिए उसने ज्यादा नहीं रोका। लेकिन कुछ ही देर बाद जब क्लास में सब गाना प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तभी जोरदार आवाज के साथ वो पुरानी बिल्डिंग गिर जाती है। ये देखकर मियुकी घबरा जाती है। तुरंत उसे वो टाइम ट्रैवल वाली गोली याद आती है। वह भागकर घर जाती है और उसे खा लेती है।
अचानक एक पल में सब कुछ बदल जाता है और वह सीधे 10 साल भविष्य में पहुंच जाती है, जहां तारीख 21 जुलाई होती है। वहां वह अपने ही भविष्य वाले रूप से मिलती है जो उसका इंतजार कर रही होती है, जैसा कि फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था। भविष्य वाली मियुकी उसे शांत करते हुए बताती है कि घबराने की जरूरत नहीं है, जैक बिल्कुल ठीक है और वह ऊपर एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। फिर वह उसे याद दिलाती है कि वह जो उपन्यास लिखने वाली है उसे जरूर लिखे, क्योंकि असल में वही किताब उसी ने लिखी थी। इसके बाद मियुकी वापस 10 साल पहले लौट आती है। वह तुरंत उस जगह जाती है और देखती है कि जैक सच में सुरक्षित है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। हालांकि उसने एक गोली खर्च कर दी, लेकिन जैक सुरक्षित था, इसीलिए वह ज्यादा कुछ नहीं कहती। लेकिन उसी रात जैक मियुकी से कहता है कि अब उसे वापस जाना होगा। ये सुनकर मियुकी घबरा जाती है और उससे पूछती है कि क्या वह फिर आएगा, लेकिन जैक साफ कर देता है कि अब वह वापस नहीं आएगा। वह कहता है कि ये समय बहुत अच्छा है, शांत है और वह भी बहुत अच्छी है, लेकिन फिर भी उसे वापस जाना होगा। मियुकी समझ जाती है कि वह कुछ छुपा रहा है और पूछती है कि भविष्य में आखिर हुआ क्या है, लेकिन जैक बताने से मना कर देता है। उस पल मियुकी हिम्मत जुटाती है और उसे चूम लेती है। फिर वह कहती है कि वह इस गर्मी और उनके साथ बिताए हर पल पर एक उपन्यास लिखेगी। वह भावुक होकर बताती है कि उसका भविष्य वाला रूप उसे पहले ही बता चुकी है कि यह किताब एक दिन पब्लिश होगी और बहुत मशहूर बनेगी, और यही किताब एक दिन उसे फिर से उससे मिलवाएगी। जैक मुस्कुराते हुए समझ जाता है कि यह पूरी कहानी एक परफेक्ट टाइम लूप बन चुकी है। फिर वह मियुकी से विदा लेता है, गोली खाता है और वहीं से गायब हो जाता है। उसके बाद मियुकी पूरी मेहनत से उपन्यास लिखना शुरू करती है। स्कूल में लिखती है, कॉलेज में लिखती है, नौकरी करते हुए भी लिखती है। लगातार 5 साल की मेहनत के बाद वह इस उपन्यास को पूरी करती है, लेकिन जब वह उसे एक साहित्यिक प्रतियोगिता में भेजती है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। हालांकि एडिटर कहता है कि उसमें टैलेंट है और वह उसके दूसरे काम देखना चाहता है। इसके बाद मियुकी और भी उपन्यास लिखती है। 4 और किताबें प्रकाशित करने के बाद वह एक जानी मानी लेखिका बन जाती है और अंततः उसकी वो खास किताब भी चुन ली जाती है। अब 10 साल बाद वाला दिन करीब आ रहा था जब उसे अपने पुराने रूप से मिलना था, इसलिए वह अपनी किताब की कॉपी और अपने पति के साथ गाँव चली जाती है। यहाँ यह भी पता चलता है कि मियुकी 3 साल पहले ही मैक्स नाम के व्यक्ति से शादी कर चुकी थी। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि 21 जुलाई के दिन वह पूरे दिन इंतजार करती है, पर उसका 10 साल पहले वाला रूप नहीं आता। वह समझ नहीं पाती कि ऐसा क्यों हुआ। वह अपने पति से पूछती है कि अगर कहानी में 10 साल पहले वाली वह वापस ही ना आए तो क्या असर होगा। इस पर उसका पति कहता है कि ऐसा हुआ तो शायद ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ सकता है, एक टाइम पैराडॉक्स बन सकता है और हो सकता है कि वह कभी लेखिका ही ना बन पाए और उनकी मुलाकात भी कभी ना हो। यह सब सुनकर मियुकी गहरी सोच में डूब जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि अगर वह लेखिका नहीं बनती तो उसकी जिंदगी बिल्कुल अलग होती और वह अपने पति से कभी नहीं मिल पाती। लेकिन उसके मन में एक सवाल बार बार घूमता रहता है, आखिर 10 साल पहले वाली मियुकी क्यों नहीं आई। जैसे ही 22 जुलाई का दिन आता है, मियुकी सोचती है कि शायद टाइम में थोड़ा फर्क आ गया है, इसलिए वह कुछ दिन और रुकने का फैसला करती है। वह अपने परिवार से झूठ बोलती है कि उसे लिखने का आइडिया आया है और वह यहीं रहना चाहती है। वह अपने पति को वापस भेज देती है। जाते समय उसका पति थोड़ी चिंता में उससे पूछता है कि क्या यह सब सिर्फ उसकी कहानी का हिस्सा है। इस पर मियुकी उसे भरोसा दिलाते हुए कहती है कि हाँ, और वह उससे बाद में जरूर संपर्क करेगी, इसलिए वह टेंशन न ले। इस दिन मियुकी की दोस्त लीना को पता चलता है कि वह वापस आई है, तो वह उससे मिलने आती है। दोनों बैठकर बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी 2 पुराने क्लासमेट वहाँ से गुजरते हैं। वे घर के अंदर नहीं आते, बस बाहर से ही कह देते हैं कि अगली मुलाकात रियूनियन में होगी। ये सुनकर लीना को अचानक याद आता है कि क्लास रियूनियन होने वाला है। वह मियुकी से पूछती है कि क्या वह आएगी, लेकिन मियुकी जवाब देती है कि वह शायद नहीं आ पाएगी क्योंकि वह उससे पहले ही निकल जाएगी। यह सुनकर लीना उदास हो जाती है और मियुकी से कहती है कि वह थोड़ा और रुक जाए क्योंकि इस बार पूरी क्लास आने वाली है और क्लास मॉनिटर माइकल ने सबको बड़ी मुश्किल से मनाया है। यह सुनकर मियुकी पूछती है कि क्या सभी लड़के भी आएंगे, लेकिन जैसे ही लीना यह सुनती है उसका चेहरा अचानक बदल जाता है और वह बताती है कि सैम 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में मर चुका है। ये सुनते ही मियुकी को गहरा झटका लगता है। उसे उसकी मुस्कान और मजाकिया स्वभाव याद आता है जो हमेशा सबको हंसा देता था। वह सोच में पड़ जाती है कि इतना अच्छा लड़का अचानक कैसे मर गया। कुछ देर सोचने के बाद मियुकी को अचानक याद आता है कि उसे घर पर अपने पुराने वाले रूप का इंतजार करना है, तो वह जल्दी से लीना से विदा लेकर घर लौट जाती है। इस बार वह अपने कमरे को बिल्कुल वैसा ही सजाती है जैसा उसे याद है, ताकि जब उसका 10 साल पुराना रूप आए
तो सब कुछ वही लगे। लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी उसका 10 साल पुराना वाला रूप नहीं आता और तभी पब्लिशिंग हाउस के एडिटर का फोन आ जाता है। एडिटर सीधे सवाल करता है कि क्या समय को पार करने वाली लड़की उसकी खुद की ओरिजिनल रचना है, क्योंकि एक दूसरी पब्लिशिंग कंपनी ने संपर्क किया है और कहा है कि उनकी आने वाली किताब मियुकी की कहानी से बहुत मिलती जुलती है और गलतफहमी से बचने के लिए वे पहले अपनी किताब प्रकाशित करना चाहते हैं। मियुकी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वह पूरी तरह आश्वस्त होती है कि ये उसकी खुद की रचना है। इस पर एडिटर कहता है कि शायद यह सिर्फ एक संयोग हो, क्योंकि इस तरह के आइडिया आम होते हैं। अगले दिन मियुकी अपने खाली समय में सैम की कब्र पर जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात एक और क्लासमेट जेनी से होती है। जेनी उसे सैम की जिंदगी के बारे में बताती है कि स्कूल के बाद वह बिगड़ गया था, गलत लोगों के साथ रहने लगा था और कुछ गलत कामों में भी शामिल हो गया था। माइकल ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन कुछ समय बाद ही उसकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। यहाँ तक कि लोग यह भी कहते हैं कि उसकी माँ ने उसके अंतिम संस्कार के दौरान उसकी आत्मा देखी थी। हालांकि यह सच है या सिर्फ अफवाह किसी को पक्का नहीं पता। उस रात जेनी कुछ और दोस्तों के साथ छोटी सी मुलाकात रखती है, जिसमें मियुकी भी शामिल होती है। बातों बातों में जेनी जोया का जिक्र करती है। वह कहती है कि जोया भी कभी उपन्यास लिखना चाहती थी, लेकिन शायद उसमें उतनी प्रतिभा नहीं थी। जब उसने एक कहानी लिखी तो उसी जोया ने, जो अब इस फील्ड में काम कर रही थी, उसे बहुत बुरी तरह जज किया। जोया का नाम सुनते ही मियुकी को अपने स्कूल के दिन याद आ जाते हैं, जब वह और जोया बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, हर समय साथ रहते थे, सब कुछ शेयर करते थे। लेकिन जैसे ही जैक उसकी जिंदगी में आया, दोनों के बीच दूरी आ गई। इस मुलाकात के बाद मियुकी को लगता है कि वह अपने पुराने दोस्तों के करीब आ गई है। हालांकि स्कूल के समय वह उनसे ज्यादा घुली मिली नहीं थी। जाते समय एक क्लासमेट उससे कहती है कि वह उसे कुछ पब्लिशर्स से मिलवा दे, क्योंकि वह भी अब लिखने की कोशिश कर रही है और भविष्य में किताब प्रकाशित करना चाहती है। कुछ और दिन बीत जाते हैं, लेकिन फिर भी 10 साल पहले वाली मियुकी नहीं आती। मियुकी अपने कमरे को देखती है कि सब कुछ वैसा ही है जैसा पहले था। फिर आखिर गलती कहाँ हो रही है? उसे लगता है कि शायद किताब थोड़ी ज्यादा पुरानी दिखनी चाहिए थी। इसी बीच एडिटर का फिर से फोन आता है। वह बताता है कि जो दूसरी किताब आई है वो सिर्फ मिलती जुलती नहीं है, बल्कि पूरी तरह से एक जैसी है। किरदार, कहानी, घटनाएं सब कुछ एकदम समान है, बस लिखने का अंदाज अलग है। वह हैरान होकर कहती है कि उसने यह कहानी 5 साल पहले लिखी थी, लेकिन एडिटर बताता है कि दूसरी पार्टी इसे 7 साल पहले ही सबमिट कर चुकी थी। अब मामला बहुत गंभीर हो जाता है। मियुकी की किताब पर चोरी का आरोप लग जाता है और पब्लिशिंग हाउस में हड़कंप मच जाता है। इसी दौरान उसका पति मैक्स वापस आ जाता है। मियुकी उसे ये पूरा मामला संभालने को कहती है और खुद यहीं रुकने का फैसला करती है। जाते समय उसका पति फिर वही सवाल पूछता है जो हमेशा उसके मन में डर पैदा करता है। अब तक साफ हो जाता है कि मामला सिर्फ टाइम लूप का नहीं है, कुछ और भी गड़बड़ है। आखिर 10 साल पहले वाली मियुकी क्यों नहीं आई, और उससे भी बड़ा सवाल उसकी लिखी कहानी किसी और के पास पहले कैसे पहुंच गई। ये सारे सवाल अब रहस्य बन चुके हैं। इसी दौरान मियुकी सड़क पर घूम रही होती है और अचानक उसकी मुलाकात माइकल से हो जाती है, जो उस समय क्लास मॉनिटर था और सभी का बहुत ख्याल रखता था, खासकर जैक का। वह अभी भी रियूनियन की तैयारी में लगा हुआ है और मियुकी से जिद करता है कि वह इस बार जरूर आए। वह बताता है कि उसने जोया को भी मना लिया है, लेकिन फिर भी मियुकी साफ तौर पर हाँ नहीं कहती। घर लौटने के बाद एक और झटका लगता है। उसका पति मैक्स भी उसकी किताब पर शक करने लगता है, क्योंकि उसे इंटरनेट पर एक और कहानी मिलती है जिसकी कहानी उससे बिल्कुल मिलती जुलती होती है। वह कहानी कुछ साल पहले टीना नाम की एक महिला ने लिखी थी। हालांकि उसकी लिखावट खराब थी, इसलिए उसे काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी। मियुकी ये देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि ये टीना उसकी हाई स्कूल की क्लासमेट थी और कभी ऐसा नहीं लगा कि वह उपन्यास लिख सकती है। सच जानने के लिए मियुकी सीधे उसके घर पहुंच जाती है। अब टीना एक छोटे से शहर में लॉन्ड्री की दुकान चलाती है। मियुकी को देखकर वह हैरान होती है, लेकिन जैसे ही मियुकी उससे उपन्यास और जैक के बारे में पूछती है, उसकी हैरानी डर में बदल जाती है। मियुकी उससे और सवाल पूछ पाती, उससे पहले ही उसका पति और बच्चा घर आ जाते हैं। इस वजह से मियुकी सच्चाई जाने बिना ही वापस लौट आती है। इसी दौरान एडिटर की तरफ से एक और बुरी खबर आती है। अब उसकी किताब के पब्लिश होने की संभावना बहुत कम हो गई है। तभी अचानक लीना उससे मिलने आ जाती है। मिलते ही वह घबराई हुई हालत में उससे कुछ वापस करने को कहती है, लेकिन मियुकी समझ नहीं पाती कि वह क्या कह रही है। फिर लीना पूरी सच्चाई बताती है। असल में लीना ने भी वही सब झेला था जो मियुकी ने झेला था। वह कहती है कि एक दिन वह भी उसी तरह इंतजार कर रही थी, खुद से बड़बड़ाते हुए, ये कहते हुए कि समय का चक्र पूरा हो चुका है और अब उसका 10 साल पुराना रूप आने वाला है। उस वक्त उसके हाथ में भी एक किताब थी, लेकिन उसका नाम थोड़ा अलग था। फिर समय 10 साल पीछे चला जाता है। जैक के स्कूल में आने के 2 दिन बाद लीना के साथ भी वही अजीब घटना होती है। एक दिन सुबह माइकल उसे बताता है कि टेनिस कोर्ट के पीछे कुछ गिरा है। वह देखने जाती है और तभी तेज हवा चलती है और जैक उसके सामने प्रकट हो जाता है। इसके बाद की घटनाएं लगभग वही होती हैं जो मियुकी के साथ हुई थी। जैक खुद को भविष्य से आया हुआ बताता है।
और लीना से कहता है कि वह उसकी गाइड बने। लीना मान जाती है और दोनों साथ समय बिताने लगते हैं। वे अपने राज शेयर करते हैं, साथ घूमते हैं और करीब आते हैं। कभी कभी जब लोग उन्हें देख लेते हैं तो जैक अपनी शक्ति से उनकी याददाश्त मिटा देता है। करीब 10 से 15 दिन बाद वही लैंप फेस्टिवल आता है। उस रात भी जैक और लीना साथ घूमते हैं, खाते पीते हैं और फायरवर्क्स देखते हैं। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, जब उस रात जैक मियुकी के साथ था तो वह लीना के साथ कैसे था? यहीं से कहानी और उलझती है। अगले दिन जब पुरानी बिल्डिंग गिरती है तो लीना भी मियुकी की तरह घबराकर टाइम ट्रैवल वाली गोली खा लेती है। वह भी 10 साल भविष्य में पहुंचती है, जहां उसका भविष्य वाला रूप उसे उस उपन्यास के बारे में बताता है। लेकिन फर्क ये है कि लीना की किताब का नाम थोड़ा अलग होता है और वह सिर्फ एक ड्राफ्ट होती है। उसी रात जैक उससे भी विदा लेता है और उसे भी कहता है कि वह उपन्यास जरूर पूरा करे। अब जब मियुकी ये सब सुनती है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है, जैक दोनों को एक साथ डेट कर रहा था। लेकिन फिर वह सोचती है ये कैसे संभव है? वह एक ही समय में 2 जगह कैसे हो सकता है? लीना को भी इसका जवाब नहीं पता। इन सब घटनाओं के बाद मियुकी तय कर लेती है कि वह अगले दिन रियूनियन में जरूर जाएगी। अगले दिन जब वह रियूनियन के लिए जा रही होती है तभी रास्ते में उसे एक अजीब नजारा दिखता है। एक बुक स्टोर में स्थानीय लेखक गांव लिंगवेंजी की किताब अनंत गर्मी का जोर शोर से प्रमोशन चल रहा होता है। जिज्ञासा में वह किताब उठाकर देखती है और यह देखकर हैरान रह जाती है कि उसकी कहानी उसकी अपनी जिंदगी से बिल्कुल मिलती जुलती है। अब उसे समझ आ जाता है कि यही वो किताब है जिसके कारण उस पर चोरी का आरोप लगा है। तभी उसकी मुलाकात जोया से हो जाती है। दोनों साथ साथ चलते हुए रियूनियन की ओर जाते हैं। रास्ते में चलते चलते जोया मियुकी से उसकी नई किताब के बारे में पूछती है। मियुकी बताती है कि उसने किताब तो पूरी लिख ली है, लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से वह पब्लिश नहीं हो पा रही, इसलिए उसने उसे अपने पुराने स्कूल की लाइब्रेरी को दान कर दिया। अब क्लास रियूनियन शुरू होता है और जैसा माइकल ने कहा था लगभग पूरी क्लास वहाँ मौजूद होती है, लेकिन जैक कहीं नजर नहीं आता। जब ग्रुप फोटो लिया जा रहा होता है तो टीचर जैक के बारे में पूछते हैं, लेकिन जैसे ही उसका नाम लिया जाता है सभी के चेहरे अजीब हो जाते हैं। वहाँ मौजूद एक क्लासमेट अचानक बोल पड़ता है कि यह बात समझ से बाहर है, क्योंकि वे उसके साथ ज्यादा समय तक रहे ही नहीं थे। टीचर के जाने के बाद माइकल सभी को दूसरी जगह पर ले जाता है। वहां पहुंचकर जब वह पक्का कर लेता है कि सभी मौजूद हैं, तब वह एक ऐसा राज बताता है जो उसने 10 साल से छुपा कर रखा था। वह समझाते हुए कहता है कि ये यादें किसी 1 या 2 लोगों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यहाँ मौजूद कई लोगों के पास बिल्कुल वही यादें हैं। फिर माइकल अपना अनुभव बताना शुरू करता है कि उस समय वह छत के पास धूप सेंक रहा था। तभी जैक अचानक उसके पास आया और कहा कि वह बड़ी मुसीबत में है और उसे मदद चाहिए। जैक बातों में समझाने के बजाय माइकल को सीधे वहां ले जाता है जहां कुछ लड़के फुटबॉल खेल रहे होते हैं। वह एक एक करके दिखाता है कि वे सभी उसी के अलग अलग रूप हैं। वह बताता है कि हर बार के साथ उसका एक नया वर्जन बनता गया है और वह अभी चौथा है। माइकल यह सुनकर स्तब्ध रह जाता है और फिर जैक सब कुछ विस्तार से बताने लगता है। वह भविष्य से आया है क्योंकि उसने एक उपन्यास पढ़ा था जिससे वह इस समय के लिए आकर्षित हुआ। पहली बार वह गलती से जेनी से मिलता है। वह उसकी याददाश्त मिटाना चाहता था, लेकिन तभी उसे अचानक एहसास होता है कि इस कहानी का भविष्य वाला इंसान वही खुद है और अगर उसने कहानी के अनुसार कदम नहीं उठाए तो टाइमलाइन टूट सकती है। इसलिए वह जेनी को अपना गाइड बनाता है, उसके साथ समय बिताता है, उसे दवा देता है, लैंप फेस्टिवल मनाता है और अंत में उससे विदा लेता है। लेकिन जब वह जेनी से कहता है कि वह उस उपन्यास को जरूर लिखे तो जेनी पूरी तरह अनजान होती है, क्योंकि उसके भविष्य वाले रूप ने उसे इस बारे में कुछ बताया ही नहीं था। जैक बार बार उसे लिखने के लिए कहता है, लेकिन जब वह दवा खाकर वापस जाने की कोशिश करता है तो वह अपने समय में नहीं जाता बल्कि वापस आ जाता है। 20 दिन पहले, उसी दिन जब वह पहली बार इस क्लास में आया था, वह अपने ही एक और वर्जन को क्लास में इंट्रोडक्शन देते हुए देखता है और तभी उसे सच्चाई समझ आती है कि जेनी ने वह उपन्यास नहीं लिखा और इसी वजह से टाइमलाइन बिगड़ गई। ये सुनकर जेनी भी चौंक जाती है और मान लेती है कि गलती उसी की है। माइकल उसे दिलासा देते हुए कहता है कि यह सब सिर्फ उसकी वजह से नहीं हुआ, हो सकता है कि वह उस कहानी का असली लेखक बनने के लिए बनी ही न हो। माइकल आगे बताता है कि जैक ने दूसरी बार फिर से कोशिश की। इस बार भी वह वही सब करता है, किसी को अपना गाइड बनाता है, करीब आता है, दवा देता है, साथ घूमता है और अंत में विदा लेता है। लेकिन साथ ही उसे अपने पहले वाले वर्जन से भी बचना होता है। क्लास के समय ये मुश्किल होता है, इसलिए वह क्लास के बाहर छुपा रहता है। यानी क्लास में जो जैक दिखता है वह हमेशा पहला वाला होता है, लेकिन दूसरी बार भी नतीजा वही निकलता है। गलत इंसान, गलत किताब का नाम, सब कुछ गलत। फिर वह तीसरी बार किसी और को चुनता है, लेकिन वो भी गलत साबित होता है। बार बार असफल होने के बाद आखिरकार वह माइकल के पास मदद के लिए आता है। जैक की ये पूरी कहानी सुनने के बाद माइकल उसकी मदद करने लगता है। वह क्लास के हर स्टूडेंट का विश्लेषण करता है, कौन सबसे ज्यादा संभावना रखता है कि वो उपन्यास लिख सकता है। लेकिन एक एक करके कई लोगों को आजमाने के बाद भी सही इंसान नहीं मिलता। आखिरकार जैक ने माइकल को छोड़कर
क्लास के सभी 33 लोगों को ट्राई कर लिया, यहाँ तक कि लड़कों को भी। ये सुनकर सभी क्लासमेट्स हैरान रह जाते हैं। कुछ को ये अजीब लगता है, कुछ को समझ ही नहीं आता। सब लोग उत्सुक होकर पूछते हैं कि आखिर में क्या हुआ और क्या सही इंसान मिला। तब माइकल पूरे भरोसे के साथ जोर से कहता है कि हाँ, वह मिल गया। वह बताता है कि ये सब मजबूरी में करना पड़ा, और हैरानी की बात यह है कि आखिर में 33वां इंसान ही सही निकला। हालांकि वह खुद भी पूरी तरह निश्चित नहीं है, लेकिन इतना जरूर जानता है कि जब 33वां जैक गया तो वह फिर कभी वापस नहीं आया। शायद यही संकेत था कि इस बार सब सही हुआ। लेकिन माइकल के लिए असली चुनौती यहीं से शुरू होती है। अब उसे यह सुनिश्चित करना था कि 33 जैक 33 अलग अलग लोगों से सही समय पर मिले। यह काम आसान नहीं था, इसलिए उसी रात वह एक पूरा प्लान तैयार करता है। वह हर स्टूडेंट को अलग अलग जगह भेजता है। मियुकी को लाइब्रेरी, लीना को टेनिस कोर्ट के पीछे और बाकी सभी को अलग अलग लोकेशन पर। कभी कभी वे एक दूसरे से टकरा भी जाते थे, लेकिन हर बार जैक अपनी शक्ति से उनकी यादें मिटा देता था, जिससे सब कुछ कंट्रोल में बना रहता था। फिर आता है लैंप फेस्टिवल का दिन, जिसे माइकल एक तरह की आपदा मानता है। उसके मुताबिक यही वो दिन था जब 33 जैक एक ही जगह इकट्ठा होने वाले थे और उनका आपस में टकराना लगभग तय था। लेकिन माइकल की प्लानिंग इतनी मजबूत थी कि उसने सबको अलग अलग संभाल लिया। यही वजह थी कि उस दिन जब मियुकी और जैक गेम खेल रहे थे तो माइकल आया और उसे कुछ कहकर वहां से ले गया। असल में वह पूरे सिस्टम को संभाल रहा था। इसके बाद आखिरी दिन आता है जब पुरानी बिल्डिंग गिरती है। सभी लोग गोली खाकर 10 साल भविष्य में जाते हैं ताकि अपने भविष्य वाले रूप से मिल सकें। इस बात पर सभी सहमत होते हैं, लेकिन मियुकी हैरान होती है क्योंकि उसका 10 साल पुराना रूप अभी तक नहीं आया था। माइकल आगे बताता है कि आखिरी दिन जैक सबको गले लगाकर विदा लेता है और हर किसी से उस उपन्यास का नाम पूछता है। हर कोई अलग अलग नाम बताता है, लेकिन मूल विचार एक ही होता है। माइकल कहता है कि वह 32 बार निराश हो चुका है, इसलिए उसने यह रियूनियन सिर्फ माफी मांगने के लिए रखा था। और जहाँ तक उस आखिरी सही इंसान की बात है, वह कहता है कि जब वह उपन्यास प्रकाशित होगा तब सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। इस तरह रियूनियन खत्म हो जाता है। वापस जाते समय लीना को सैम की याद आती है और वह माइकल से उसके बारे में पूछती है। माइकल थोड़ा रुककर कहता है कि उसका मामला पूरी तरह जुड़ा नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं इसका हिस्सा जरूर है। फिर वह खुलासा करता है कि सैम ने उसे पहले ही सब कुछ बता दिया था। जब सैम 10 साल भविष्य में गया तो उसने देखा कि वह खुद पहले ही मर चुका है। यही वजह थी कि उसकी माँ ने उसके अंतिम संस्कार में उसकी आत्मा देखी थी। इस सच्चाई को जानने के बाद सैम टूट गया और गलत रास्ते पर चल पड़ा। माइकल ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार 2 साल पहले उसकी मौत हो गई। कुछ देर बाद एक क्लासमेट उत्सुकता से पूछती है कि वह किस नंबर पर थी। यह सवाल सुनते ही सबके मन में जिज्ञासा बढ़ जाती है। हर कोई जानना चाहता है कि वह किस नंबर पर था, लेकिन माइकल ये बात बताने से मना कर देता है। अब यहाँ तक आते आते ऐसा लगता है कि सारी सच्चाई सामने आ चुकी है, लेकिन फिर भी 2 बड़े राज बाकी रह जाते हैं। आखिरी सही इंसान कौन था जिसने उपन्यास लिखा, और मियुकी का 10 साल पुराना रूप भविष्य में क्यों नहीं आया। मामला जितना सुलझा हुआ लगता है उतना ही उलझा भी है, लेकिन एक ऐसा इंसान है जो इन सभी सवालों के जवाब जानता है। अगले दिन जोया लाइब्रेरी में किताब ढूंढ रही होती है, तभी कोई उसे आवाज देता है। वह मुड़कर देखती है और सामने मियुकी खड़ी होती है, जो उससे पूछ रही होती है कि क्या वह यही ढूंढ रही थी। असल में मियुकी ने उससे झूठ बोला था। उसने अपनी किताब लाइब्रेरी में दान नहीं की थी। मियुकी के हिसाब से क्लास में अगर कोई उस उपन्यास को सच में लिख सकता था तो वह सिर्फ जोया थी, इसलिए उसने ये चाल चली ताकि सच्चाई सामने आए। और सच में उसका अंदाजा सही निकलता है। अब जब सब साफ हो जाता है तो जोया धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी बताना शुरू करती है। वह कहती है कि उसने भी जैक से मुलाकात की थी, लेकिन उसकी जिंदगी बाकी सबसे अलग थी। उसका परिवार सामान्य नहीं था। उसका पिता शराबी था जो अक्सर उसे मारता पीटता था। उसकी जिंदगी बहुत दुख भरी थी, लेकिन जैक से मिलने के बाद उसने अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत समय बिताया। लेकिन एक बड़ा फर्क था। कुछ दिनों तक जैक के साथ समय बिताने के बाद उसका भविष्य वाला रूप खुद उसके पास आ गई। उसने उसे एक किताब दी और सारी सच्चाई बता दी। जब जोया ने बाहर देखा तो उसे कई जैक नजर आए। तभी उसे समझ आया कि वह आखिरी यानी 33वीं इंसान है। घर में वह पहले से ही दुख झेल रही थी और अब ये जानकर कि क्लास में भी उसे सबसे आखिरी में चुना गया, वह अंदर से टूट गई। इसलिए उसने तय किया कि वह किस्मत के खिलाफ जाएगी। वह मियुकी की किताब समय को पार करने वाली लड़की को दोबारा लिखने लगती है, लेकिन अपने तरीके से। इस प्रक्रिया में बहुत समय लगता है। पुरानी बिल्डिंग गिरने की घटना भी होती है, लेकिन उसे पहले से पता था कि जैक बच जाएगा। वह टाइम ट्रैवल वाली गोली का इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि उसे अपने पास रख लेती है। फिर जैक उससे विदा लेने आता है, लेकिन यहाँ एक बड़ा फर्क देखने को मिलता है। जब जोया उस उपन्यास का सही नाम अनंत गर्मी बताती है, तब जैक उसे चूमता नहीं। तभी जोया को समझ आता है कि जैक असल में मियुकी से प्यार करता है। वह अपने सच्चे भावनाओं से जैक को मनाती है और उसे अपने पास रोक लेती है। इसके बाद वह लगातार अपनी कहानी लिखती रहती है और साथ ही बाकी स्टूडेंट्स को भी रोकने की कोशिश करती है ताकि कोई और उस कहानी को पब्लिश ना कर सके। आखिरकार
कॉलेज खत्म होने तक वह अपनी किताब अनंत गर्मी पूरी कर लेती है और मियुकी से 2 साल पहले उसे पब्लिशर को दे देती है। इसके बाद वही होता है जो पहले बताया गया था। मियुकी की किताब पर चोरी का आरोप लगता है और जोया अपनी किताब को एक नए नाम गाओ लिंगवेंजी के तहत प्रकाशित करती है। इस तरह साफ हो जाता है कि गाओ लिंगवेंजी असल में जोया का पेन नेम होता है। सच जानने के बाद जोया मायूस होकर कहती है कि उसे बिल्कुल पता नहीं था कि यह सब माइकल की योजना थी। मियुकी यह सुनकर और ज्यादा दुखी हो जाती है और उससे पूछती है कि क्या उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि माइकल ने उसे जानबूझकर सबसे अंत में चुना, क्योंकि वह उसे पसंद करता था और उसे इन सब में शामिल नहीं करना चाहता था। ये सुनकर जोया को सब समझ आ जाता है और वह महसूस करती है कि स्कूल में माइकल का उसके प्रति अच्छा व्यवहार यूं ही नहीं था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। इसके बाद मियुकी अपनी नई किताब की सैंपल कॉपी जोया को दे देती है और बदले में जोया अपनी किताब उसे लौटा देती है। यहीं से असली टाइम लूप पूरा होने की प्रक्रिया शुरू होती है। जोया को इस नई किताब को लेकर अतीत में जाना होता है और अपने पुराने रूप को देना होता है, जबकि मियुकी को पुरानी कॉपी लेकर अपने घर में इंतजार करना होता है ताकि उसका लूप भी पूरा हो सके। इसी वजह से जब मियुकी पहले भविष्य में गई थी तो उसे जो किताब मिली थी वह घिसी हुई थी। जोया खुलासा करती है कि उसने मियुकी की दवा में थोड़ा बदलाव किया था, जिसकी वजह से उसका टाइम ट्रैवल 20 दिन लेट हो गया। वह यह भी कहती है कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो उसका पुराना रूप जल्द ही पहुंच जाएगा। इसके बाद वह एक नीली गोली निकालती है जो उसे अतीत में वापस ले जा सकती है। वह बताती है कि इस दवा को उसके पति ने मॉडिफाई किया है और उसका पति कोई और नहीं बल्कि जैक है, यानी भविष्य में जोया और जैक साथ हैं। जोया वो नीली गोली खाकर 10 साल पीछे जाती है और मियुकी की किताब अपने पुराने रूप को दे देती है। इस तरह उसका टाइम लूप पूरा हो जाता है। दूसरी तरफ मियुकी घर लौटकर वह अपनी बदली हुई टूटी फूटी किताब को देखती है। उसके मन में कई भाव आते हैं। उसने सालों मेहनत से ये कहानी लिखी, लेकिन अब वो किसी और की बन गई और जैक भी उससे छिन गया। वह अंदर से टूट जाती है, लेकिन फिर सोचती है कि उसकी अभी की जिंदगी भी अच्छी है। उसका पति उससे प्यार करता है, इसीलिए वह फैसला करती है कि वह अतीत को नहीं बदलेगी। तभी अचानक हवा चलती है और उसकी 10 साल पुरानी रूप आ जाती है। यहीं से फिल्म की शुरुआत वाला सीन जुड़ जाता है। वह अपने पुराने रूप को दिलासा देती है कि घबराने की जरूरत नहीं है, जैक बिल्कुल ठीक है और ऊंचे प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। और इसी के साथ मियुकी का टाइम लूप भी पूरा हो जाता है। मियुकी अपने पति के साथ बुक स्टोर जाती है, जहां वह जोया की किताब देखती है। जब वह उसे पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि उसमें सब कुछ बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा उसके साथ हुआ था। खासकर जैक के साथ उसके निजी पल उसमें नहीं लिखे गए। तभी अचानक कोई उसके सामने आता है। मियुकी ऊपर देखती है और ठिठक जाती है। फिल्म में उस व्यक्ति का चेहरा नहीं दिखाया जाता, लेकिन साफ है वह जैक ही है। मियुकी उसे पहचान लेती है, लेकिन वह उससे कुछ नहीं कहती। वह अपने पति के साथ वहां से चली जाती है। इस फिल्म का असली कॉन्सेप्ट नियत समय चक्र यानी प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स पर आधारित है। इसमें ऐसा लगता है कि किरदार अपने फैसले खुद ले रहे हैं, लेकिन सच में वे वही कर रहे होते हैं जो पहले से तय होता है। यहाँ कारण और परिणाम एक दूसरे में घुल जाते हैं, जहाँ कारण ही परिणाम है और परिणाम ही कारण बन जाता है। इस चक्र की न कोई शुरुआत होती है न कोई अंत, बस एक अनंत लूप चलता रहता है। जैक भविष्य में अनंत गर्मी पड़ता है, इसलिए वह अतीत में आता है। लेकिन अगर वह अतीत में नहीं आता तो मियुकी वह कहानी लिखती ही नहीं, और अगर कहानी ही नहीं होती तो वह उसे भविष्य में पढ़ भी नहीं पाता। यानी इस पूरे खेल में पहला कारण कभी सामने नहीं आता। आसान भाषा में कहें तो इंसान को लगता है कि वह अपने फैसले खुद ले रहा है, लेकिन असल में वह सिर्फ उसी चक्र को पूरा कर रहा होता है जो पहले से तय होता है। यही इस कहानी की असली खूबसूरती है। ऊपर से भले ही कहानी उलझी लगे, लेकिन अंदर से इसकी लॉजिक पूरी तरह मजबूत है। अब कहानी खत्म होने का वक्त है। सच्चे दिल से धन्यवाद उन सभी दोस्तों को जिन्होंने अंत तक देखा।